जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज का यह क्लास आपके लिए एक टेस्ट के रूप में होने वाला। इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन बताया जाएगा साथियों। अगर आप 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन को सही कर देते हो तो आपका बीएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन पक्का है। तो 25 में आज अपना तैयारी को जांचिए, अपने तैयारी को देखिए कि आप कितना पढ़ाई अभी तक कर चुके हो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा। वास्को डी गामा जो भारत आया था, पहले आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे, फिर उससे मिलाइएगा कि आपका गलत हुआ या सही। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था साथियों, वह 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डी गामा एक पुर्तगाल का नाविक था। पुर्तगाल का क्या था साथियों? नाविक था। और यह भारत में कहां पर पहुंचा था? तो केरल में सबसे पहले यह पहुंचा था। केरल में एक कालीकट जगह का नाम है, वहां पर वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था, याद रखिएगा। और यह भी पूछता है कि वास्को डी गामा भारत टोटल कितना बार आ चुका है। वास्को डी गामा भारत कुल कितना बार आ चुका है? तो 3 बार वास्को डी गामा भारत में आ चुका है, याद रखिएगा साथियों। जो भी प्रश्न बताएंगे वो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। मैं तो कहूंगा कि आप मेरा लिख कर ले लो, यहां से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा। एवं कुछ इजी लेवल के भी सवाल लिए हैं जो आप इसका जवाब दे सकते हैं साथियों, और आपके एग्जाम में भी आने वाला सवाल है। तो बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आप लोग भी जवाब दीजिएगा, फिर हम देंगे। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 ईस्वी में मनाया गया था साथियों, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाएगा। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 ईस्वी में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण को सुरक्षा रखना था। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? पर्यावरण का सुरक्षा रखना था, याद रखिएगा। और इसी के साथ आपके एग्जाम में पूछेगा 8 मार्च को क्या मनाते हैं? 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं साथियों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। आपके एग्जाम में जो जो पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, यहां पर देख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, आने का संभावना है। सबसे पहले पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एवं 16 सितंबर को, 16 सितंबर को आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा वैसा क्वेश्चन बताऊं, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। जैसे पृथ्वी दिवस पूछा जा चुका है काफी बार, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। एवं बिहार से भी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 3 नंबर आपका बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है साथियों। हालांकि ये सवाल आपके पिछले साल के पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसका जवाब आना चाहिए, बिहार की राजधानी कहां है? आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है साथियों, बिहार की जो राजधानी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है पटना। काफी सारे देखिए आप लोग जवाब देते चलेगा, यहां से 2 फायदा होगा साथियों। पहला तो आपका 40 में से स्कोर बूस्ट होगा, क्या 40 में से आपने 25 प्लस प्रश्न को सही किया, और साथ में आपको याद भी होते जाएगा। ठीक है ना? तो बताइएगा, बिहार की राजधानी पटना है। और पटना कब बना था साथियों? कोई बच्चे बता सकता है बिहार की राजधानी पटना कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बना था। 1912 ईस्वी में बिहार की राजधानी कहां बनी थी साथियों? पटना में बना था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पूछा जाने वाला सवाल आपको करवाते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला सवाल, पटना का प्राचीन नाम क्या है साथियों? पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयनी ने
किया था, उदयन उसका नाम था, ठीक है ना। उसका नाम क्या था साथियों, उदयन। उदयन उसका नाम था जो पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, यानी पटना का स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे पटना आपका स्थित है साथियों। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और सिखों के 10वें गुरु, सिखों के आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो पटना में हुआ था। यह भी याद रखिएगा, सिखों के सबसे पहले 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। उनका जन्म बाबू यही पटना में हुआ था। तो पटना से संबंधित आपके एग्जाम में काफी सारा प्रश्न पूछा जाता है साथियों, आप याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड एवं वीवीआई सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है साथियों तो मैं बता दूं, बिहार से संबंधित लगभग 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, एकदम सिंपल लेवल का सवाल आज के इस वीडियो में करते हैं, फिर भी हम देखते हैं 40 में से आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हो। अगर देखते हैं, अगर किसी में हिम्मत है, अगर अच्छे से पढ़ाई की हो तो 40 में 40 प्रश्नों को आप सही करके दिखाओ। 4 नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, बताइएगा साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। अगर यही महिला में पूछेगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी साथियों, प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी साथियों, प्रतिभा पाटिल थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब आपको आने वाला सवाल बताते हैं जो इस प्रश्न से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। सबसे पहले आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था साथियों, वह बिहार में हुआ था। कहां में हुआ था, बिहार के एक जीरादेई गांव है, सिवान जिला में है। बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव है, वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो आप लोग बताइएगा, मेरा वीडियो बिहार में आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से, किस किस जिला से देख रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा वीडियो यहां तक पहुंच रहा है। अगला नंबर सवाल है साथियों जो सीधे, अच्छा इसके बारे में आने वाला प्रश्न तो बताए ही नहीं, देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे में ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था साथियों, याद रखिएगा। मैं तो कहूंगा आप इस क्लास को पूरा कवर करो क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न एवं अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अजात शत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। फिर से, देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अजात शत्रु के नाम से किन्हें को जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं साथियों। एकदम सही जवाब आप लोग का आ रहा है, एकदम आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं साथियों, आप लोग का जवाब आना चाहिए सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा साथियों। 5 नंबर का जवाब कमेंट में आना चाहिए। हालांकि सौर मंडल से संबंधित आपको सारे प्रश्न हमने करवा दिया है। जैसे में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, लाल या गुलाबी ग्रह मंगल हो जाएगा, नीला ग्रह आपका पृथ्वी हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र हो जाएगा, जुड़वा बहन पूछेगा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब पूछेगा तो क्या हो जाएगा साथियों, शुक्र हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है एवं आपका भी जवाब कमेंट में आना चाहिए। चलिए एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, जय हिंद का नारा किसने दिया था। आपका जवाब आना चाहिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आप याद रखिएगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और भी सुभाष चंद्र बोस के नारे पूछे जाते हैं, जैसे में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो
तो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, याद रखिएगा। और कह दीजिए कि मैं वो वक्त लाऊंगा साथियों जिसे देखने के बाद तुम्हारा नजारा बदल जाएगा। मतलब है नौकरी तो जरूर लेना है, ठीक है। चलिए, आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये सारे आने वाला प्रश्न आपको करवा रहे हैं, 1 मिनट वेट कीजिए। यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर हाँ, ये सारे आपको आने वाला प्रश्न बता रहे हैं साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। नेताजी के नाम से किन्हें जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस को जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 23 जनवरी को। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? साथियों जवाब आना चाहिए फटाफट कमेंट में। बिल्कुल इजी एवं सिंपल लेवल का सवाल है, तो सभी बच्चे को पता है क्या है इसका राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ को, जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल बताता है। ये तो सिंपल सवाल हो गया, इसका जवाब दे दीजिएगा। अब पूछा जाने वाला सवाल इससे बताते हैं, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है साथियों? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेंथरा टाइग्रिस होता है, पेंथरा टाइग्रिस होता है, याद रखिएगा। पेंथरा टाइग्रिस होता है, पेंथरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम होता है साथियों बाघ का। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेंथरा टाइग्रिस है, याद रखिएगा। और यह भी पूछा जाता है कि बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना या बाघ संरक्षण परियोजना कब लागू किया गया? 1973 में लागू किया गया था साथियों, याद रखिएगा। जो कि सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाघों को बचाने के लिए बाघ संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1973 ईस्वी में लागू किया गया, याद रखिएगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है, देख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? काफी सारे बच्चे को सही जवाब आ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बिहार में स्थित है सर, हमारे बिहार में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसका स्थापना किसने करवाया था? इसका स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था साथियों? कुमार गुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था, याद रखिएगा। और इसको नष्ट किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम था, जलाने वाला व्यक्ति का नाम था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। कब जलाया था साथियों? तो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, याद रखिएगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। जवाब आना चाहिए 9 नंबर का फटाफट। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? और टारगेट लेकर चलना है 25 प्लस प्रश्नों को सही करने का। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था, याद रखिएगा। और इन्होंने, मतलब इसको कहा जाता है कि इनको ज्ञान का प्राप्ति कहां हुआ था? तो बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां में हुआ था? बोध गया में हुआ था। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां में दिया था? तो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। उनका मृत्यु कहां में हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। फिर से एक बार मैं सारे प्रश्नों को रिपीट कर देता हूं साथियों, आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां में हुआ था? बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। इनका मृत्यु कहां में हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था साथियों? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, 10 नंबर का जवाब दीजिएगा साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? राजस्थान है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? राजस्थान है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा?
मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन पहला पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों? गोवा है, याद रखिएगा। और राजस्थान में, जैसे में राजस्थान में एक मरुस्थल है जिसका थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत की सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी, सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए कि सर भारत की सबसे लंबी नदी हमको पता है कि गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है साथियों। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, याद रखिएगा। और इसको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 2008 ईस्वी में घोषित किया गया था, याद रखिएगा। और यह भी बताइएगा, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों, तो बताइएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? पद्मा नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और साथ में यह भी प्रश्न याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा, सबसे लंबी नदी कौन सा साथियों? गोदावरी नदी है। इसे भिद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 12 नंबर सवाल है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बताइएगा साथियों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा साथियों? आंवला है, याद रखिएगा। विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है साथियों? आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा साथियों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। इसकी कमी से आपका मसूड़ा से खून आने लगेगा, आपके दांत से खून आने लगेगा, याद रखिएगा। आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है साथियों, तो मसूड़ा से खून, दांत से खून आपका आने लगेगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, 13 नंबर सवाल है। जवाब दीजिएगा, एकदम टेस्ट दीजिए और बताइए कि कितना नंबर आपका आता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था साथियों? 13 नंबर काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था साथियों? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा साथियों। जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये कहां में शुरू हुआ था? तो यह बॉम्बे में शुरू हुआ था। कहां में शुरू हुआ था? बॉम्बे में। अभी फिलहाल क्या है, उस जगह का नाम है मुंबई। याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और इसी में गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा दिए थे। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। और इस आंदोलन को जैसे में पूछा जाएगा, अगस्त क्रांति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। या पूछ दे अगस्त क्रांति कब हुआ था, तो आपको बताना है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अगस्त क्रांति के, इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा साथियों? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा साथियों? बुध है, मरकरी है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा टोटल 88 दिनों में पूरा लगाता है। मतलब सूर्य का यह परिक्रमा कितना दिनों में लगा लेता है? 88 दिनों में लगा लेता है, याद रखिएगा साथियों। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का कौन सा स्थान है? बताइएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? पहला में तो आपका राजस्थान आ गया, और सॉरी, पहला में आपका उत्तर प्रदेश आ गया जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा का जानकारी नहीं है। तीसरा में आपका
अच्छा, दूसरा में आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। दूसरा में आपका क्या आ जाएगा साथियों? महाराष्ट्र आ जाएगा और तीसरा में हमारा क्या आ जाएगा? बिहार। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का जो स्थान है साथियों वो तीसरा है। पहला पर उत्तर प्रदेश, दूसरा में मध्य प्रदेश है और तीसरा में आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र और तीसरा में आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी कवर कर लीजिएगा, जब 2011 का जनगणना हुआ था बिहार का, तो टोटल आबादी लगभग में 11 करोड़ था। टोटल आबादी लगभग कितना था साथियों? 11 करोड़ था, याद रखिएगा। और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था? जनसंख्या वाला जिला पटना था। और बिहार का लिंगानुपात क्या था साथियों? तो 1000 पुरुष पर 918 महिला था, लिंगानुपात यही था। जनसंख्या क्या मतलब बिहार का लिंगानुपात कितना था साथियों? 1000 पुरुष पर 918 महिला था। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है साथियों, कमेंट में जवाब आना चाहिए। तो मानव शरीर में टोटल आपका 206 हड्डी होता है। सभी कोई बच्चे को पता है, याद रखिएगा। और बचपन में पूछेगा कि बचपन में नवजात शिशु में टोटल 300 के आसपास हड्डियां होती है, ठीक है, जो फिर आपस में जुड़ने लगते हैं, फिर 206 हड्डियां हो जाती है। जैसे में याद रखिएगा, यहाँ से 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो फीमर हो जाएगा, जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं। छोटी हड्डी आपका स्टेपिस हो जाएगा। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस क्या है साथियों? जरूरी है, याद रखिएगा। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा साथियों कमेंट में, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, आपको आना चाहिए। तो आप बताइएगा कि सर जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। बिल्कुल सही है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का पीएच मान कभी कभी पूछ देता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है साथियों, याद रखिएगा। और जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सी होता है। जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सी होता है। पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत में है? 71% में है। पृथ्वी पर लगभग कितने हिस्से पर जल है साथियों? 71% हिस्से पर आपका जल है, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं कि सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चले साथियों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेली आपको बीएससी कार्यालय परिचारी का क्लास करवाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर न जाने कितने बच्चे जुड़कर डेली क्लास को करते हैं। और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यह मेरा नंबर है 9334517119, 9334517119, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस पर अगर आप बीएससी लिखकर मैसेज करते हैं, पहले बात को सुन लीजिए, अगर आप इस पर बीएससी लिखकर मैसेज करते हैं तो आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे। अब जुड़ने से फायदा क्या होगा साथियों? जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी डालते हैं तो ग्रुप में सबसे पहले डाला जाता है। कभी कभी क्लास का ये पीडीएफ हो गया तो ग्रुप में ही डाला जाएगा। कोई भी वैकेंसी आएगी साथियों तो आपको ग्रुप में ही पहले पता चलेगा। तो ग्रुप में जुड़ने से आपको फायदा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं साथियों तो आप इस नंबर पर बीएसएससी लिखकर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाई जाती है मेरे बच्चे? बताइएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। डॉक्टर राधाकृष्ण जो है, यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। मतलब पहले तो उपराष्ट्रपति बनाए गए, सबसे पहला राष्ट्र उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फिर इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। इनको 1954 में, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मैं आपको ऊपर करवा दिया हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 19 नंबर काफी इजी सवाल है साथियों। बताइएगा बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? कमेंट में फटाफट जवाब आना चाहिए। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? ये कल ही के वीडियो में आपका हमने बताया था, तो आज टेस्ट है तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। आर्य समाज का स्थापना, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसकी स्थापना जो किया गया था, आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। कहाँ
कहाँ में किया गया था साथियों? बॉम्बे में किया गया था। आर्य समाज का स्थापना कहाँ में किया गया था? बॉम्बे में 1875 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का रचना भी किया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक हाँ, पुस्तक का लेखक किसने किया? लेखक कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती था। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया 1875 में, बॉम्बे में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। राष्ट्रीय गान कहने का मतलब है जन गण मन। जन गण मन कब लिखा गया था साथियों? तो कब, सॉरी, पहले मतलब इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पहले इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले तो जन गण मन को कब अपनाया गया, कब स्वीकारा गया? तो याद डेट को कीजिएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को अपना स्वीकारा गया था। इसको गाने में जो टोटल समय बताया जाता है साथियों, 52 सेकेंड। इसको गाने में टोटल कितना सेकेंड? 52 सेकेंड। इसको पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। इसको पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसको पहली बार कब गाया गया था? 1911 कोलकाता में गाया गया था। उसी प्रकार से जैसे हमारा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसी प्रकार से बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान है एक, अमार सुनार बांग्ला उसको कहते हैं, तो उसको भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे थे। ठीक है ना, चलिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान से सुन लीजिएगा, बातें सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, और सबसे पहले भारतीय व्यक्ति यही थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब यहाँ से काफी सारे प्रश्न बनते हैं साथियों। जैसे में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने जनगण मन की रचना किया। बंगाल का जो राष्ट्रीय गान है उसका भी रचना यही ने किया था। और एक और भी पूछा जाता है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? मैं आपको कई बार बता दिया हूं कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जवाब देते चलिएगा। और कब मनाया जाता है? 1970 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 1970 ईस्वी में आपका पृथ्वी दिवस मनाया गया था। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, हीराकुंड किस नदी पर बना हुआ है बाबू? एकदम इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। ये कहाँ में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर इसका लंबाई है। इसका निर्माण 1947 में शुरू हुआ था। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1947 ईस्वी में। इसे ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों? सभी बच्चे को पता होगा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जवाब फटाफट आना चाहिए। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। हम लोग फटाफट सारे प्रश्नों को कवर करते हैं साथियों, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या था? तो उसका नाम था परम। परम 800। परम 800 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 800 था। ठीक है ना, चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में उगता है, क्योंकि यह सबसे पूर्व में राज्य है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर उगता है। और पीछे बात करेगा कि पीछे कहाँ डूबता है, तो गुजरात के कच्छ में डूबता है। सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ होता है? गुजरात के कच्छ में होता है। जैसे में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, जैसे में सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे लास्ट में कौन सा है? गुजरात है। तो गुजरात में सबसे लास्ट में डूबता है। इसके बीच का समय का अंतर 2 घंटे होता है। इसके बीच के समय का अंतर कितना घंटे होता है साथियों? 2 घंटे होता है। ठीक है, चलिए। अगर देश पूछेगा कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। उगते हुए देश किसे कहा जाता है? जापान को। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोई बच्चे बता सकते हैं दिल्ली की राजधानी भारत से पहले कहाँ था? मैंने भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ था? कोलकाता था। कहाँ था साथियों? कोलकाता था। 1911 ईस्वी में दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ बनाई गई? दिल्ली बनाई गई। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? दिल्ली बनाई गई थी 1911 ईस्वी में। इसके पहले इसका कोलकाता था, याद रखिएगा।
रखिएगा। उस समय जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग था। उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। पूछता है कि जब भारत की राजधानी दिल्ली हो रहा था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, याद रखिएगा। और जैसे में दिल्ली था तो उसका नई दिल्ली कब नाम दिया गया था? तो 1927 ईस्वी में। कब नाम दिया गया था? 1927 ईस्वी में। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित था? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए, ये क्या हो गया? 26 27 डबल ऐड हो गया, इसी में ऐड हो गया है ना। देखिए 26 यहाँ प्रश्न है साथियों, 26 इधर है तो इसको काट दीजिए, 27 यहाँ। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बताइएगा साथियों, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। तो चाकू से हम लोग सोडियम को काट सकते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सबको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। हालांकि ऑप्शन में आपका सोडियम है तो सोडियम को हम लोग क्या करेंगे? सही करेंगे। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है साथियों, डुबाकर, क्योंकि यह खुला में छोड़ देने पर आग इसमें पकड़ लेता है। ठीक है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफी इंपोर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइएगा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों? जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो यह केरल का है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का है, याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो हम लोग फटाफट करेंगे, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सबसे बड़ा जो मूर्ति है इन्हीं का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही सबसे बड़ा मूर्ति है दुनिया का। और इनका जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखिएगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है साथियों? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 4 दिन तक चलता है। यह जो त्योहार है कितना दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक चलता है। और यह किस देवता के लिए किया जाता है? तो यह सूर्य देवता के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आपको पता होगा साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा। वह उत्तर प्रदेश की सबसे पहले राज्यपाल बनी थी। उसे उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। सरोजिनी नायडू को किस नाम से जानता था? भारत कोकिला के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाते हैं। इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाते हैं साथियों। ठीक है। चलिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह अमृतसर के पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा। इसे हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है साथियों। यहाँ सिखों का, मतलब जो स्वर्ण मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इस पर जो सोना का परत था वह महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़ाया था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी साथियों? संतोष यादव थी, याद रखिएगा। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला था। उन्होंने पहली बार 1992 में चढ़ा था, फिर 1993 में चढ़ी थी, याद रखिएगा। 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर पूछेगा कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी, 1984 ईस्वी में पहली बार चढ़ी थी। ठीक है ना। चलिए, और माउंट एवरेस्ट में नेपाल को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये हो चुका है। हवा महल कहाँ स्थित है साथियों? फटाफट जवाब आना चाहिए। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। हवा महल कहाँ में स्थित है साथियों? जयपुर में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑलरेडी सही हो जाएगा। ठीक है, जयपुर के राजस्थान के जयपुर में। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ था। मतलब हवा महल का निर्माण कब हुआ था? 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है। इसमें लगभग टोटल ऐसा कहा जाता है कि जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए,
अगला नंबर सवाल है, सिखों के प्रमुख त्योहार कौन है? सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा साथियों? तो बैसाखी। बैसाखी सिखों का महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों? मतलब लास्ट होने वाला है सवाल, तो बताइएगा। बिहू यह असम का राष्ट्रीय लोक नृत्य है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सतरिया भी असम का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। लास्ट सवाल आपका आ रहा है, जो कि आज का आखिरी सवाल है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथियों? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब आप लोग 40 में से पहले स्कोर बताइए कि कितना स्कोर आपका हुआ साथियों। 40 में आपने कितना प्रश्न सही किया, कमेंट में जरूर बताइए। जितना भी सही हुआ ईमानदारी पूर्वक ही बताना है, क्योंकि ये जो जो सवाल थे साथियों, वो थोड़े इजी लेवल के थे। ठीक है ना, तो आप लोग फटाफट, हम लोग को तो लगता है कि किसी बच्चे का 40 में से 35 भी सही हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।